मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इस्लामाइजेशन के सिलसिले में, चक्कर में, इसके जुनून में मुल्कों को बर्बाद होते देखा है। तो इस वजह से अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से मैं कतई नहीं चाहता कि इस देश का इस्लामाइजेशन हो, इसलिए कारण भी बताऊंगा कैसे इस्लामाइजेशन होगा और उसकी कार्ड भी बताऊंगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको जो भी ये पहाड़ा पढ़ा रहा है, हम दो हमारा एक, अगर एक बच्चा होगा तो इंसेंटिव मिलेंगे, एक बच्चा होगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा, एक बच्चा होगा तो बत्ती की दर सस्ती हो जाएंगी। ये लॉलीपॉप आपकी कौम को साफ बता रहा हूं, ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा, बर्बाद कर देगा। जब तक मुस्लिम का रेशियो 2.20 है या 2.30 है, यानी एक मुस्लिम औरत 2.30 बच्चा पैदा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इसमें गिरावट आई है, तीसरी बार बोल रहा हूं। हिंदुओं, तुमको भी इस देश में 2.3 की दर से बच्चा पैदा करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब, कल टीवी पे चर्चाएं होती रही पीएफआई के विजन 2047 पर। मैं भी कुछ डिबेट्स में था, पर डिबेट्स में पूरी बात हो नहीं पाती, तो सोचा आप लोगों के सामने वो चीज़ विस्तार से बताऊं। तो अब हम चलते हैं आगे, पीएफआई विजन 2047। दोस्तों, ये वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा। पीएफआई विजन 2047 गलत है, परंतु पूर्णतः गलत नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे इस्लामाइजेशन, तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट इस्लामाइजेशन, इट विल बी ए पॉलिटिकल इस्माइलाइजेशन। एंड मेरे हिसाब से ये 2047 नहीं है, मेरे हिसाब से ये 2062 है, यानी आज से 25 साल बाद नहीं, आज से 40 साल बाद। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस पर वर्क किया है। महात्मा गांधी विद्यापीठ बनारस यूनिवर्सिटी की एक सीनियर प्रोफेसर से 1 घंटा फोन पर बात की है, उनसे भी इस समस्या को समझा है, 1-2 और लोगों से बात की हैं, अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, और एक बड़ी रफ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो पीएफआई विजन 2047 के बजाय विजन 2062 होगा। वजह भी बताऊंगा क्यों होगा, और तरीका भी बताऊंगा कि वो कैसे कंट्रोल होगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत का इस्लामाइजेशन हो। पता है क्यों? क्या मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पर मैंने अपनी जिंदगी में इस्लामाइजेशन के होते के सिलसिले में, इसके चक्कर में मुल्कों को बर्बाद होते देखा है। मुझे मुगल काल, ऑटोमन एम्पायर, खलीफत ऑफ तुर्की, मुझे इनसे मतलब नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इस्लामाइजेशन के सिलसिले में, चक्कर में, इसके जुनून में मुल्कों को बर्बाद होते देखा है। तो इस वजह से अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से मैं कतई नहीं चाहता कि इस देश का इस्लामाइजेशन हो, इसलिए कारण भी बताऊंगा कैसे इस्लामाइजेशन होगा और उसकी कार्ड भी बताऊंगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साथियों, पॉपुलेशन राष्ट्र मुद्दा नहीं है, इसको राष्ट्र मुद्दा बना के हम इसको डाइल्यूट करते हैं। पॉपुलेशन, आबादी इस देश की क्षेत्रीय समस्या है, ना कि राष्ट्रीय समस्या। जब हम इसको राष्ट्रीय समस्या बता देते हैं, तो हम उन क्षेत्रों का, अगर हम यहाँ पर यह बात मान के चल रहे हैं कि बढ़ती आबादी देश के लिए हानिकारक होगी, तो हम उन क्षेत्रों के पुराने लीडरान और मौजूदा लोगों को ने जो गलती की है, उनकी गलती को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं, इसको राष्ट्रीय समस्या बोलकर। आबादी इस देश की राष्ट्रीय समस्या नहीं है। अंडरलाइन, पीरियड, नोट कर लीजिए, बताता हूं क्यों। क्या आप लोगों को, मेरे साथियों, मालूम है कि इस देश में 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी आबादी भारत की 50% आबादी है? आपको आइडिया है इस बात का? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु की आबादी जो लगभग 8 करोड़ के करीब है,
वो बिल्कुल मध्य प्रदेश की आबादी से मिलती है, लेकिन मैं यहाँ जानबूझ के मध्य प्रदेश का नाम नहीं ले रहा, बताता हूँ क्यों। जब आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र की आबादी टोटल करते हैं तो ये 66 करोड़ बनती है। सो पॉपुलेशन इज नॉट ए नेशनल क्राइसिस, इट इज ए रीजनल स्टेट क्राइसिस। पहली चीज। दूसरी चीज, फिक्र भारत सरकार को या हम लोगों को पॉपुलेशन से ज्यादा डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की होनी चाहिए। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, जो चाइना की आज की तारीख में हमसे आबादी थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से धरातल पर इंडिया ऑलरेडी और आज से पहले से ही वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डेंसिटी की बात कर रहा हूं। नुकसान डेंसिटी से होता है, आबादी से नहीं होता। उत्तर प्रदेश की डेंसिटी 1100 मनुष्य वर्ग किलोमीटर के ऊपर जा रही है। यही वेस्ट बंगाल का हाल है, यही बिहार का हाल है। केरला की आबादी बहुत कम है पर उसकी डेंसिटी मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा है, यानी मध्य प्रदेश की आबादी 7.5-8 करोड़ के करीब है लेकिन डेंसिटी 350% पर स्क्वायर किलोमीटर है। केरला की आबादी बहुत कम है पर वहाँ की डेंसिटी लगभग 800 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो विषय आबादी कंट्रोल का नंबर 1 क्षेत्रीय होना चाहिए, नंबर 2 हमें डेंसिटी पे हिट करना चाहिए, ना कि आबादी पर। और इसको राष्ट्रीय समस्या बनाकर आप उनको भी, उन राज्यों को भी, उन भारतीयों को भी, उस क्षेत्र के हिंदुस्तानियों को भी आप खामखा कटघरे में खड़ा करते हैं कि मानो उन्होंने भी कोई गलती की है, जो देश की आबादी आज 140 करोड़ पहुंच रही है। जब आप इन 5 स्टेट्स को, मैंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया जबकि उसकी आबादी तमिलनाडु के करीब है, क्योंकि मध्य प्रदेश की डेंसिटी बहुत कम है। तमिलनाडु की आप डेंसिटी देखिएगा लगभग 800 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की है। आपको अगर इस देश की आबादी ही कंट्रोल करनी है तो हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो होने दीजिए और सिर्फ इन 5 राज्यों की आबादी कंट्रोल करिए। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ आबादी भी ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 2 चीज़ ये बता दी कि देश पर अटैक ना करो, देश पर आरोप ना लगाओ, राज्यों पर आरोप लगाओ। दूसरी, पॉपुलेशन को अटैक ना करो, डेंसिटी को अटैक करो। अब हम आते हैं मुद्दे पर जो पीएफआई ने एक विजन 2047 दिया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से उसको विजन 2062 बोल रहा हूं और इस वीडियो के अंत में तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। और इसको मैं पुनः एक बार बता रहा हूं, समस्या इस मारे मानता हूं, वैसे तो सेक्युलर स्टेट है, अरे भाई मुसलमान 15% नहीं 40% हो जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक विकसित मॉडर्न, एक नहीं दर्जनों इस्लामिक स्टेट्स इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन के चलते बर्बाद होते देखा है, तो आखिर दम तक लड़ता रहूंगा कि भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी नॉन मुस्लिम यानी हिंदू तहा जिंदगी रहे, क़यामत तक रहे। और परसेंटेज में भी हिंदू कब ना हो इस देश में, परसेंटेज का खेल अभी समझाता हूं। मोटे मोटे आंकड़े पकड़ के चलिए। 1950 में हिंदू की आबादी इस देश में 30 करोड़ थी। मैं आपको यहाँ स्टैटिस्टिक्स दिखाता चल रहा हूँ, मैंने अपना फ्रेम छोटा कर दिया है। 30 करोड़ थी। 1985 में ये आबादी में 30 करोड़ और जुड़े, ये हिंदू आबादी हो गई। पूरा वीडियो हिंदू आबादी के हिसाब से बनाऊंगा, बाद में मुस्लिम आबादी इसमें जोड़ूंगा। आबादी 1985 में हो गई 60 करोड़, 60 करोड़, यानी 30 करोड़ हिंदुओं के से बढ़कर 60 हुई, यानी रिप्रोडक्शन रेट हिंदुओं का भी अच्छा खासा रहा। 1985 से बढ़कर 2020
फिर से जो 35 साल का मैं स्लॉट लेके चल रहा हूं, इसमें हिंदू की आबादी, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, या सिर्फ आबादी की बात कर रहा हूं। परसेंटेज में हिंदू की आबादी 3.5-4% घटी है, लेकिन परसेंटेज पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स पे रह रहा हूं, गिनती आंकड़ों पे रह रहा हूं। 1985 के बाद 2015 तक आते आते फिर एक 35 साल के इंटरवल में हिंदू की आबादी 40 करोड़ बढ़ी। 30 जमा 30 जमा 40 हो गई 100 करोड़। प्रथम दृष्टिया देखने में यह लगता है कि पहले 35 साल में 30 करोड़ बढ़ी, दूसरे 35 साल में 40 करोड़ बढ़ी। इसका मतलब दूसरे 35 साल में 1985 से लेकर 2020 तक हिंदू की आबादी ज़्यादा बढ़ी, लेकिन नहीं, वहाँ पर 1950 में 30 करोड़ हिंदू थे जो दुगने होकर 60 हुए थे। उसी आंकड़े से अगर हम देखते तो हिंदुओं को आज 35 साल बाद 60 के बजाय 120 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन वो 100 ही करोड़ हुए। तो ग्रोथ रेट हिंदुओं की 70 साल को जब मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं, पहले 35 साल में ज़्यादा थी और दूसरे 35 साल में कम थी। कुल मिलाकर आंकड़ों गिनती के हिसाब से न्यूमेरिकली 100 करोड़ थी। पुनः रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज की, फीसदी की यहां बात नहीं कर। अब सवाल उठता है कि आप लोगों ने ये बहुत इस टाइम पढ़ा होगा कि रिप्लेसमेंट फैक्टर हमारी फर्टिलिटी रेशियो के बराबर हो गया है। रिप्लेसमेंट फैक्टर ये बताता है कि एक जनरेशन 25 साल बाद अपने आप को रिप्लेस करेगी। जो ये नारा आप लोग सुनते हैं, हम दो हमारे दो, ये कोई तुकबंदी नहीं है। हम दो हमारे तीन भी देश के लिए खतरनाक होता है। हम दो हमारा एक भी देश के लिए, वर्ग के लिए खतरनाक होता है। ये लाइन पकड़ के चलिए, अब बाद में इस लाइन का महत्व बताऊंगा। हम दो हमारे तीन भी देश के लिए खतरनाक है, हम दो हमारा एक भी देश के लिए खतरनाक है। जो ये नारा दिया गया है, ये मैथमेटिकली बहुत सोच के दिया गया है। हम दो हमारे दो, रिप्लेसमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि एक जनरेशन, यहाँ जनरेशन का मतलब डेथ से नहीं है, जनरेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ द पर्सन, जो लगभग 24 साल से 50 साल की एज तक माने गए हैं। तो हम दो हमारे दो का मतलब कि एक पति पत्नी 2 बच्चे पैदा करेंगे, 25 साल बाद वो रिप्रोडक्शन साइकिल से हट जाएंगे। वो दोनों जो उनके बच्चे हैं वो रिप्रोडक्शन साइकिल में आ जाएंगे, इनकी गिनती हट जाएगी। उन 2 बच्चों के आगे भी जब 2-2 बच्चे होंगे तो जनरेशन एक दूसरे को रिप्लेस करती रहेगी। ये इस फैक्टर का लाभ जो अब पहली बार भारत में फर्टिलिटी रेशियो यानी बच्चा पैदा करने की दर और रिप्लेसमेंट रेशियो यानी जनरेशन, एक जनरेशन अनरिप्रोडक्टिव हो जाए और दूसरी जनरेशन उसके बाद रिप्रोडक्टिव हो, इन दोनों का जब मिलान होता है तो प्रथम दृष्टिया ये नजर आता है कि अब तो आबादी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 2 लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन इसका असर 25 साल बाद नजर आता है और भारत की आबादी अभी इस मारे इतनी कंट्रोल नहीं होगी जितनी प्रथम दृष्टिया ये देख के नजर आ रही है कि रिप्लेसमेंट रेशियो और फर्टिलिटी रेशियो बराबर हो गया है। क्योंकि फॉर्चुनेटली और नाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो यूथ है, जो 50% के ऊपर यंगर जनरेशन जा रही है, तो हमारे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी आबादी रिप्रोडक्शन साइकिल में चल रही है और आने वाले 20 साल चलती रहेगी। इसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों के मरने की दर वो भी कम हो रही है और आगे एज भी, एवरेज एज यानी बुढ़ापे में मरने की दर भी बढ़ रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स का, रिप्लेसमेंट फैक्टर का और फर्टिलिटी रेट का बराबर आना देश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसका लाभ 25 साल बाद, एक जनरेशन के बाद देखने को मिलेगा। और ये फैक्टर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। मान लीजिए ये यंगर जनरेशन 2.5, 3, 2.25 बच्चा पैदा करने लगे, 2 या 2 से कम ना करे, तो ये रिप्लेसमेंट रेशियो फिर से बदल जाएगा और फर्टिलिटी रेशियो रिप्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन की परमानेंट ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की परमानेंट ज़रूरत है। ये जो फैक्टर है ये परमानेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप फिर से आबादी की बात करें न्यूमेरिकली,
तो लगभग 1 करोड़ हिंदूज वर एडेड इन दिस कंट्री आफ्टर 1950। ब्रदर, ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। जब मैंने महात्मा गांधी विद्यापीठ के यूनिवर्सिटी की उन सम्मानित प्रोफेसर महोदया से बात करी तो बहुत सी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पर मैंने इतना उसमें से निचोड़ निकाला कि मैं उसको रिप्रोड्यूस आसान चीज़ों में कर सकूं, क्योंकि उन्होंने भी पॉपुलेशन कंट्रोल में ही पीएचडी की है और मैं भी आपको बड़ी आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूं। एग्जैक्ट फिगर्स पकड़ के ना चलिएगा, बड़ा फिर से बता रहा हूं, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, कैसे आप इससे निपट सकते हैं। किससे? पीएफआई के विजन 2047 से। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यह विजन 2062 होगा। पूरा वीडियो देखिएगा। 2062 आज से 40 साल बाद पूर्णतः हमारे देश का पॉलिटिकल इस्लामाइजेशन शुरू हो जाएगा और इसका तोड़ क्या है फिर आखिर में बताऊंगा। प्लीज कीप दिस वीडियो एज अ रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं कि अब आगे हिंदू आबादी कितनी होगी। जैसा मैंने आपको बताया, रिप्लेसमेंट फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर बराबर होने के बावजूद भी जो प्रथम दृष्टिया लगता है अब तो आबादी बढ़ेगी नहीं, अभी भी 100 करोड़ के बाद 1 करोड़ यानी 25 साल बाद हिंदू आबादी इस देश में 125 करोड़ होगी। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, पर एक निचोड़ निकाल के बता रहा हूं। 25 साल बाद इस देश में हिंदू आबादी 125 करोड़ होगी। फर्टिलिटी रेशियो की बात करते हैं, सारे फैक्टर्स कनेक्ट करके चलिएगा। 1992 में हिंदू का फर्टिलिटी रेट 3.3 था, यानी एक औरत 3 बच्चे पैदा कर रही थी। उसी दौर में 1992 में मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट 4.4 था, यानी एक औरत 4.4 बच्चे पैदा कर रही थी। अब 35 साल बाद, लगभग 30 साल बाद इसमें गिरावट आई है। हिंदू में भी आई है और अच्छी बात है मुस्लिम में भी आई है। अब हमारा जो फर्टिलिटी रेशियो है वो हिंदू का निकल के सामने आ रहा है 1.9, यानी एक हिंदू औरत 1.9 बच्चा पैदा करेगी और एक मुस्लिम औरत 2.3 बच्चा पैदा करेगी। पहले 3.3 था और 4.4 था, जो लगभग 25-28% के आसपास का डिफरेंस था। अब 30 साल बाद ये डिफरेंस घट के लगभग 20% का रह गया है। तो यानी जो आबादी में गिरावट की दर है वो अभी भी मुस्लिम की राष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, लेकिन 30 साल में उसमें जो गिरावट आई है, वो जो गिरावट का रेशियो है वो हिंदू से मुसलमान का ज़्यादा आया है। 1992 में जो 25% था अब घट के 20% हो गया है। अब यहाँ से मैं आपको मुस्लिम आबादी इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो 2047 में हिंदू आबादी बिकॉज ऑफ द यंगर जनरेशन होगी 125 करोड़। मुसलमान का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेशियो पहले 25% ज़्यादा था, अब 20% ज़्यादा है। सुनने में ये कम लगता है, फ़र्क इसका क्या है आगे बताऊंगा और तोड़ भी इसका बताऊंगा। तोड़ क्यों बताऊंगा साफ बता चुका हूं। 20%। तो जब हिंदू आबादी 100 से 125 करोड़ पहुंचेगी, तो अगर हम हिंदू मुसलमान दोनों का दर यही मान लें, 25% की बढ़ोतरी मान लें, तो जो 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी है ये बढ़ के 2047 में कितना पहुंचेगी? नीचे देखते रहिए, 25 करोड़। ठीक, 25 साल में हिंदू पहुंचा 100 से 125, मुस्लिम पहुंचा 20 से 25। सेम रेशियो मानते हुए, पर क्या दोनों का सेम रेशियो है? नहीं है। हिंदू का 1.9 है, मुसलमान का 2.3 है। 20% का फर्क है। अब इस 25 में आप अगर यही दर मुस्लिम की चलती रही, 20% और जोड़ दीजिए, तो मुस्लिम की आबादी 2047 में होगी 29 करोड़। बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर बता रहा हूं, ये सब बकवास करने का आदी नहीं हूं कि सन 2050 में हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर जितना होगा उतना बहुत खतरनाक होगा, पूरा सुनते जाना। तो अब 2047 में हिंदू पहुंचा
125 करोड़, सिर्फ यहां दोनों की बात कर रहा हूं, और मुस्लिम पहुंचा 29 या 30 करोड़। अब इन दोनों आबादियों को आप जोड़ दीजिए, 125 जमा 30, भारत की आबादी लगभग स्टेबलाइज कर जाएगी 155 करोड़ पे। हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बात हो रही है। भारत की आबादी में होंगे 125 करोड़ हिंदू और 30 करोड़ मुसलमान, यानी 155। सिर्फ यहां हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। इन दोनों की आबादी 155 करोड़ पे स्टेबलाइज करेगी। पूरे भारत की आबादी जाहिर बात है कि इससे ज्यादा पे स्टेबलाइज करेगी। अब 155 करोड़ में जब 30 करोड़ मुस्लिम हुए तो आज से 25 साल बाद मुस्लिम्स की परसेंटेज रेशियो भारत में बढ़ के 15 से 20% हो जाएगी। सारे आंकड़ों को सही मानते हुए, हवाई बात नहीं करता वो अभी भी 20 है, अभी भी 25 है, नहीं। जो गवर्नमेंट बता रही है, मेरी मजबूरी है एज अ कमेंटेटर कि मैं हवा में बात ना करूं, तुकबंदी ना करूं। जो मुझे पढ़ने को मिल रहा है गवर्नमेंट के मुंह से और इस गवर्नमेंट के मुंह से, मैं उसी पर बात करूं। तो मुसलमान की आबादी इस देश की 25 साल बाद होगी 20%। यहां से जो मैंने बताया कि उनका विजन, पीएफआई का विजन 2047 यहां से शुरू होगा, मेरे आंकड़े के हिसाब से यहां अचीव नहीं होगा। जैसे ही मुस्लिम आबादी 20% पहुंचेगी और अगर ये 20-25% का प्रिजनल दर में डिफरेंस मेंटेन रहा और मुसलमान हम दो हमारे दो या हम दो हमारे दो से भी कुछ कम एवरेज में नहीं आया, तो 2047 के बाद हिंदुस्तान का पॉलिटिकल इस्लामाइजेशन शुरू होगा। बहुत सी ऐसी सेकुलर पार्टियां आज भी हैं और तब भी होंगी जो इस बढ़ते वोट बैंक को इनकी शर्तों पर, मुस्लिम की शर्तों पर, इनके अपीजमेंट कर, इनके पैम्परिंग पर शेयर करेंगी, उसको कंट्रीब्यूट करेंगी, इनके साथ अलायंस होंगे। और 2062 तक बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल नहीं प्रोवोक करके या एग्जैजरेट करके बता रहा हूं, आज से 40 साल बाद मुसलमानों की हमारे भारत में दर 25% होगी, जो सुनने में मात्र लगता है। याद रखिए कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब मुसलमानों का पॉपुलेशन रेशियो इस भारत में मात्र 24% था। आज से 40 साल बाद सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए, रिप्लेसमेंट फैक्टर को दिमाग में रखते हुए, फर्टिलिटी रेशियो को दिमाग में रखते हुए, और ये मानते हुए कि करीबन जैसे आज से 30 साल पहले भी मुसलमान 25% ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा था, हिंदू के मैं 1992 से बात कर रहा हूँ, और यही 20% का रेशियो मेंटेन रहा, तो आज से 40 साल बाद, ना कि 25 साल बाद, 25% आबादी एक पॉलिटिकल फोर्स होगी। जैसी पॉकेट्स केरला और वेस्ट बंगाल में क्रिएट हुई हैं, ऐसी बहुत से भारत में क्रिएट होंगी, बिहार में क्रिएट होंगी, यूपी में क्रिएट होंगी। ऐसे बहुत से शहर डेवलप होंगे जहां धीरे धीरे मुस्लिम्स की आबादी 50% क्रॉस करेगी। हो सकता है 1, 2, 3, 4 मुस्लिम भारत में, यूं तो सेकुलर कंट्री में ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, ये तथाकथित सेकुलरिज्म के खिलाफ है, लेकिन मैंने इस्लामाइजेशन का गलत रूप अपने ही जीवन में पिछले 30 साल में देखा है। इसलिए इस्लामाइजेशन चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, इससे भाई मुझे डर लगता है। कभी भी दिन फिर गए, कभी भी वक्त फिर गया, कभी भी एक नई जमात खड़ी हो गई जो एग्रेसिव हुई कि देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आज जब हमारी आबादी मुसलमानों की इस देश में 25 साल बाद नहीं, 2062 में 25% होगी, वी विल बी कॉलिंग दी पॉलिटिकल शॉट्स इन दिस कंट्री। प्राइम मिनिस्टर के क्रिएशन में पार्टी एट द सेंटर में हमारा बड़ा अहम रोल होगा। एंड यस, it will become suffocating for people, it will become suffocating for Hindus, and it will become suffocating for जितने भी 1-2% हैं people like me, जो ये मानते हैं कि इस्लामाइजेशन शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में ये कौमों को, नस्लों को और मुल्कों को बर्बाद करता है। So the idea of PFI is not wrong, बड़ी कन्विक्शन से बता रहा हूं,
मेरे और उनके कैलकुलेशन में वो 25 साल बता रहे हैं, मैं 40 साल बता रहा हूँ। मैं वो सब बात नहीं करता हम 4 हमारे 40, ये सब बात, या हम 5 हमारे 25, बिल्कुल नहीं। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक डाटे पे कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा कि 40 साल बाद मुसलमान 60% हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल इस्लामाइजेशन के लिए 25% यूनाइटेड आबादी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं नहीं मानता कि 1000 वर्ष में हिंदू कभी यूनाइट हुआ तो आगे जाके 70% हिंदू, 72% हिंदू इस देश में कभी भी यूनाइट होगा। और मैं आखिर के डिबेट में बताना चाहता हूं कि इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ बहुत आसान है। पॉपुलेशन कंट्रोल का फतूर हिंदुओं, इस्लामाइजेशन के चक्कर में, जो हमने 30 साल में इस्लामाइजेशन का गंदा रूप देखा है, तुम्हें और इस देश को बर्बाद कर देगा। क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल हिंदुओं तुम्हें इस देश में बर्बाद कर देगी। जब तक हम दो, हमारे दो यूनिवर्सल फैक्टर इस देश में ना हो जाए, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ना हो जाए, असम में ना हो जाए, केरला में ना हो जाए, आपको जो भी ये पहाड़ा पढ़ा रहा है, हम दो हमारा एक, अगर एक बच्चा होगा तो इंसेंटिव मिलेंगे, एक बच्चा होगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा, एक बच्चा होगा तो बत्ती की दर सस्ती हो जाएंगी, ये लॉलीपॉप आपकी कौम को साफ बता रहा हूं, ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा, बर्बाद कर देगा। जब तक मुस्लिम का रेशियो 2.20 है या 2.30 है, यानी एक मुस्लिम औरत 2.30 बच्चा पैदा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इसमें गिरावट आई है, तीसरी बार बोल रहा हूं। हिंदुओं, तुमको भी इस देश में 2.3 की दर से बच्चा पैदा करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं कहता कि मुसलमान औरत 10 बच्चे पैदा कर रही है, मैं नहीं बोलता हिंदू तुम भी 10 करो। इस तरह की गंदी डायलॉगबाजी और बयान देना मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, ये 20% का फर्क 40 साल बाद पॉलिटिकली इस देश को एक बार पुनः इस्लामाइजेशन कर देगा। पुनः एक बार भारत की पॉलिटिक्स में एक दबदबा, पॉलिटिकल दबदबा, रीजन्स, पॉकेट्स, जो वेस्ट बंगाल, केरला, कश्मीर को आप रोते रहते हो, कश्मीर को अगर मैं 2 मिनट बात ना करूं, ऐसे कई स्टेट्स में कई पॉकेट्स बन के खड़ी होंगी। देश का सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चरल ढांचा एक बार फिर बिगड़ जाएगा। जो मैंने देखा इस्लामाइजेशन का रूप, मैक्सिमम आप 15 से 18% मुस्लिम्स को अपनी मेजॉरिटी में कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कल्चर को, अपनी पॉलिटिक्स को मेंटेन कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल आपके लिए आने वाले 50 साल में बहुत हानिकारक होगा। अगर गवर्नमेंट्स मुस्लिम को 2.3 से 1.9 नहीं ला सकती, तो हिंदू को 1.9 या 2.3 से कम या 2 से कम या 1.9 से घट के 1.5 लाने का, एडवाइस करने का, सलाह देने का आपका पॉलिटिकल पार्टीज का कोई हक नहीं है। जो आज की तारीख में आप ब्लेसिंग सोच रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, 50 साल बाद ये आपके लिए मुसीबत बनेगी। पॉपुलेशन को पढ़ाइए, स्किल्ड लेबर तैयार करिए, देश को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, एनर्जी को, यूथ को, पॉपुलेशन को चैनलाइज करिए, जैसे सरकारी स्कूलों की हालतें हैं उनको ठीक करिए, लेकिन आबादी कम करने की बात ना करिए। ख़ास तौर से बाकी भारत में इन 5 राज्यों को छोड़ के, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनको छोड़ के आपका ये जिम्मेदारी है कि बाकी भारत में हाइक इन पॉपुलेशन को प्रमोट करिए और हिंदू औरतों को ये सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए कि तुम्हारे अगर 2 या 3 मैक्सिमम बच्चे होंगे रेस्ट ऑफ भारत में, तो तुमको पुरस्कार, तो तुमको प्रिविलेजेस मिलेंगी, तो तुमको इंक्रीमेंट मिलेगा। हम दो हमारा एक, हिंदू की अगर सिटी की, शहर की, अर्बन पॉपुलेशन में भी हम दो हमारे एक की बीमारी लग गई, तो 50 साल बाद मेरे हिंदू भाइयों तुम्हारा जनगण मन हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।